साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। आज के मंथन में हम काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर रूमर चल रही है। और वो रूमर चल रही है कि आपको DA/DR नहीं मिलेगा, 8वें पे कमीशन का कोई हक नहीं मिलेगा। ये रूमर सबसे ज़्यादा चल रही है, जबकि इसके अंदर हकीकत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी न्यूज़ बोल रही है, लोकमत बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में शुभ संदेश अखबार बोल रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने न इसको कभी एक्सेप्ट किया है। और पहले भी ये रूमर चले थे तो सरकार ने आगे आके बोला था कि पूर्व सैनिक इसके बारे में संज्ञान न ले, उनके पे पेंशन DR में कोई ऐसा वो बदलाव नहीं है, उनको अपना 8वां वेतन आयोग और DA/DR सब मिलेगा। अब मैं थोड़ा इसके इतिहास में आपको लेके जाना चाहता हूँ कि आपको सबको पता कि जो हमारा CCS 1972 है, उसमें हम सभी को बराबर कर दिया। और उससे पहले एक सेना का जो पे कमीशन था वो था भी, वैसे भी अलग था, और वो 75-73 के बीच में रहता था। लेकिन उसके बाद में हमें 50% पे ले आए। बाकी ऑफिसर्स का था तो उनको भी 50% में ले आए, सिविलियंस को भी 50% पे ले आए, और ये कारवां चल पड़ा। 1998 के अंदर एक TOE जारी किया गया सभी तीनों सेनाओं के लिए, और वो है जो DSR के माफिक और CCS रूल को कंबाइन मिला के, और उसमें 1998 में एक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस लागू किया था, उसके आधार पे आगे पे कमीशन चले। उसके बाद में 2004 में जब BJP की वाजपेयी सरकार ये फैसला देती है कि भाई अभी आगे देश में पेंशन बंद की जा रही है, तो उस टाइम जो चेंज हुआ था उसके अंदर पार्लियामेंट्री नोट में रखा गया कि इसके जो भारतीय सेना के तीनों दल, भारतीय सेना यानी डिफेंस फोर्स, इससे अलग रहेगी। उसमें कोई नो चेंज है। अब वहाँ से नो चेंज चलता हुआ आपका अभी तक नो चेंज ही चल रहा है। उसके बाद में बेशक आपका ORP आया, कुछ भी आया, लेकिन कहीं पर भी उसको नहीं छेड़ा गया है। और जो ये अभी अमेंडमेंट एक्ट जो लिया गया, जिसको अमेंडमेंट एक्ट आप बोल रहे हो, उसके अंदर भी आर्मी को कोई किसी तरह से टच नहीं किया गया है, डिफेंस को टच नहीं किया गया है। जो अमेंडमेंट लिया गया है उसका सब्जेक्ट कुछ और था, और वो सब्जेक्ट जो कोर्ट केस के वजह से, कोर्ट केस के माध्यमों से जो 6th पे कमीशन में रेज हुए थे, उसके अगेंस्ट में लिया गया था। और उसमें सबसे ज़्यादा कोर्ट केस सिविलियंस के थे, आर्मी के नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक ऐसा रूमर फैला देना, ये बहुत गलत बात है। हाँ, शंका एक हमें उभर चुकी है। बोलते हैं ना कि बीज जब बोया जाता है तो बड़ा होता है, और कुछ न कुछ तो होता ही है। जब पार्लियामेंट्री कमेटी में एक नोट्स अप्रूव करवा के जब सेना का जो रक्षा मंत्रालय को दिया जाता है कि आप है जो DA/DR रेगुलर सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का अलग कर दो, तो जब ये नोट अप्रूव हो जाता है, हमें रेगुलर सेना के से अलग कर दिया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है। कब क्या हो जाए, किस तरह से एक्शन हो जाए, किस बेस पे हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक 8वें पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है और टर्म्स ऑफ जो TOE इसको नहीं मिलता है, कमेटी को, कमेटी का नाम और इसको TOE नहीं मिलता है, तब तक एक भी बात पे विश्वास मत कीजिए। सारी चिट्ठियाँ झूठी है, सारे अखबार झूठे हैं, सारी न्यूज़ें झूठे हैं, सारे वीडियो बनाने वाले झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा अपने अध्यक्ष को, जो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा, तो उसके अंदर अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो नोट के अंदर डाली जाएगी। नोट में बेशक वो सीधा न डाले, लेकिन क्योंकि बाद में ये केस कहीं बड़ा न बन जाए, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आप ध्यान रखना वो नोट में डाली जाएगी। और अगर वो नोट डाल दिया जाता है
तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपके साथ आगे धोखा हो। अगर नोट न डाले तो आपका पे कमीशन वैसे ही मिलेगा जैसा कि आपके 1 से लेके 7 तक मिलते आए। अब किसको क्या मिलेगा, ये हमारी सरकार की जो हमने 11 साल से देख लिया है कि सरकार देती है तो फिर लेना कैसे है, वो उसका पहले एजेंडा रहता है। देने से पहले वो अपना लेने वाला फॉर्मूला पहले ही वो तैयार करके फिर अनाउंस करती है और फिर पीछे धीरे से उसको खिसका देती है जो वापस लेना होता है। तो ये हो गया आपका वेतन आयोग का और DAR का। अभी चल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का, बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों आप लोग सभी सैनिक हैं, हम भी सैनिक हैं। आपको इतना तो पता ही है, जो अभी हाल ही के जो कम से कम 14-15 में जो 2 स्ट्राइक्स हुई है पहले की, जो इस OP अपने सिंदूर से पहली, और सबको पता कि सारे चले जाइए आप AI के ऊपर जाइए, गूगल पे जाइए, रिकॉर्ड पे जाइए, तो जो ये मतलब स्ट्राइक करने के बाद में इन्फॉर्म किसने किया है, DGMO ने। यानी कि जब हमने हेलीकॉप्टर भेज के POK में की थी तब भी DGMO आर्मी ने पाकिस्तान को सूचित किया था, किसी राजनीतिक बंदे ने नहीं किया था। और जब हमने बालाकोट किया था तब भी DGMO ने उनको इन्फॉर्म किया था कि हमारे विमान गए थे और आपके ये अड्डे नष्ट करके आए। कब किया था, करने के बाद। अब जो ये पहले बाद की लड़ाई चल रही है तो ये इस पे हम नहीं जाते हैं। वक्त किसी का सगा नहीं होता है, वो अपने आप सामने ले आएगा क्या है क्या नहीं है। अभी मतलब जो सेना की स्थिति है, दो मतलब एक तरफ से युद्ध विराम चल रहा है, किसकी तरफ से, ट्रंप की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और ट्रंप की बात की सहमति भारत सरकार बगैर कंडेम किए हुए वो सहमति मानी जाएगी कि ये युद्ध विराम चल रहा है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब बोल रहे हैं कि हम पॉज मोड में हैं। पॉज मोड में यानी कि हम बस हेल्ड अप में हैं, बाकी हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। दोनों में सच क्या है, क्योंकि सच होता तो जो हमारा जो अगर बोला कि हमने इस बोला था कि अगर दोबारा पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो उसको युद्ध घोषणा ही मानी जाएगी। तो भैया आपने 5 बजे किया था, 8 बजे उसने कश्मीर में ठोकना शुरू कर दिया। 12 को आपने 5 बजे किया था तो 8 बजे फिर ठोकना शुरू कर दिया। क्या कर लिया भाई आपने किया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी कल का जो ब्रीफिंग हुआ है, पाकिस्तान जो डोजियर विश्व पटल पे लेके आ गया है, उसमें वो अपने आप को बहुत ही गरीब, असहाय और भारत को एक मतलब इस तरह से मतलब कि जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान कर रहा है और एग्रेसिव होकर कर रहा है। और उस एग्रेशन के अंदर हमारी मीडिया ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन विश्व में संदेश कर दे ही दिया कि भी हमने इस्लामाबाद कंट्रोल कर लिया, वो कर लिया, उसको जनरल को पकड़ लिया, प्रधानमंत्री को बंकर में भगा दिया, मतलब सब कुछ ही। कम से कम आधा से ज़्यादा पाकिस्तान तो हम अपने कब्जे में कर चुके थे, सेनाएं हमारी घुस चुकी थी। तो सेना की बेइज्जती कराने में कोई कमी नहीं रखी। और हमारे सबसे बड़ा अभी मैं बयान मानता हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। उनके 2 बयान बहुत ही गंभीर इशारा करते हैं। एक पहला बयान उनका वो है कि जो कि भी शुरुआती दौर पे हमें जो झटका लगा, हमारा नुकसान हुआ, और फिर हम 2 दिन में संभले और संभल के हमने वापस अपने प्लेन उड़ाए और उनको करारा जवाब देके और जीत हासिल की। क्या किया, जीत हासिल किया। ये जो पहला झटका, अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो आती है कि विदेश मंत्री का वो बयान जो बोलते हैं कि मैंने प्रियर टू स्ट्राइक से बिफोर, पहले मैंने जो बोला था कि हम ये आतंकी निशान पे हमला कर रहे हैं, आप बीच में मत आना, सेना बीच में ना आए, ठीक है ना। और अब वो बोले हमने मतलब स्ट्राइक के बाद में बताया था। वैसे इसमें उनका रोल होना भी नहीं चाहिए था, DGMO अपने आप बताता। अगर उसका DGMO का फ़ोन आया तो ये DGMO बताता। लेकिन बात यहाँ पर कहीं न कहीं देखो भाई, अमेरिका का पहले युद्ध विराम घोषणा करना, अमेरिका के बाद में पाक का करना, और पाक के बाद में भारत का करना, वो भी 5 मिनट बाद में। और 5 मिनट बाद में भी अपना विदेश सचिव आके 1 मिनट की लाइन बोल के जाना, ये संदेह तो पैदा करता ही है। तो कहने का मतलब जो DGMO ने बोला, सॉरी अपने CDS ने बोला है, वो बहुत कुछ इशारा कर देता है।
कि वो 2 दिन, और वो 2 दिन भी आपके सामने सब कुछ आएंगे। और जब आएगा तो आप भी सोचोगे कि नहीं, युद्ध जब होता है, पहलवान 2 लड़ते हैं तो खरोंच दोनों को आती है। एक बोल दे भी मेरे तो बिल्कुल टच ही नहीं हुआ है, उसका अगले का हाथ ही टच नहीं हुआ और मैंने धड़ाम से मार दिया उसको, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं ना, एक तो बीजेपी सपोर्टर है जो बीजेपी पार्टी को चाहने वाले हैं, और कुछ है जो इस बीजेपी जो सरकार है इसके अंधभक्त है, अंधभक्त। उनको अच्छाई बुराई से वो बहुत आगे निकल चुके हैं, वो गांधारी के रोल में आ चुके हैं, पट्टी बांध चुके हैं। उनके लिए धृतराष्ट्र का जो आदेश है वही गांधारी का मतलब आदेश है, यानी कि जो बोल दिया वो है, बस उस पर चलना है। मैंने गलत बोला है, अब मुझे ट्रोल माँ बहन कैसे करना है, ये उनका अपना काम है। और उनको पैसा भी तो मिलता है ना, कि एक ट्वीट का 2 रुपया, दिन में अच्छी दिहाड़ी लगा लेते हैं, 1000 ट्वीट किए भाई दे दो 2000 रुपये शाम को, रिकॉर्ड है सबका। सारे इनरोलमेंट किए हुए हैं IT सेल के अंदर, सबका बायोडाटा उनके पास में है, और सबका फीड होता है कि इसने 24 घंटे में कितने ट्वीट किए, उसी हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा जाता है। तो सारे मतलब फ्रीडम हो के पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनके IT सेल के बंदे हैं जो काम करते हैं, वो उनका ये पेशा है, ये उनकी नौकरी है और उनको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया वो। उसके बाद में आपने सुन लिया, एयर मार्शल ने क्लियर बोला कि आप साइन कर देते हैं, वो आइटम कभी आता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल रक्षा मंत्री के सामने कह दिया कि भाई सेना की स्थिति ये है कि आज हमारे को मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया भी इतने स्क्वाड्रन चाहिए, इतने हैं, और धक्का मार के 29 हमारे काम कर रहे हैं। और जो भी आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, तब से लेके अभी तक कोई भी चीज़ नहीं हमारे पास तो आई नहीं है। तो कहने उन्होंने इशारा कर दिया कि कल को देखो, आज दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश आपके साथ में वक्तव्य देने के लिए साथ में नहीं है। साथ वो तो दूर की बात रही, आज चाइना और दूसरे देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो हथियार दे रहे हैं उनको, ठीक है ना। उन्होंने, किसी ने ड्रोन दिया है, चाइना ने मिसाइल दी है, चाइना ने फाइटर जेट दिए हैं। पाकिस्तान ने ये जो अगर 28 मिनट भी झेले हैं, या मतलब ये 3 दिन झेले हैं, तो पाकिस्तान अपने बलबूते पे थोड़ी झेल पाया है। ये वो अपने दोस्तों के द्वारा दिए गए वेपन्स के द्वारा झेल पाया, ठीक है ना। और जब लास्ट के अंदर हमने अमेरिका स्थित, जो अमेरिका का वहाँ एक अपना गढ़ है, उस गढ़ के अंदर जब ब्रह्मोस पहुँची तब अमेरिका बीच में आया, ऐसे नहीं आया। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि ट्रंप ने एक्शन नहीं लिया। ट्रंप ने एक्शन लिया और सब कुछ हुआ, सब सच्चाई सामने आ गई, चाहे बीजेपी भक्त माने या ना माने। एनी हाउ, जिसमें अभी हेल को बहुत बड़ी बात सुनाई एयर मार्शल ने कि भी मैंने चार्ज लिया था, तब भी मैंने बताया था, जब चार्ज लिया था तब मुझे आज भी याद है, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था हेल के बारे में। उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत भी ये ट्रोलर रखते हैं। और जब से CDS ने बोला, तब से CDS के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है वो जाके आप X में देख लो, और X में क्या क्या बोला जा रहा है। और CDS ऐसे बोल देंगे, ये समस्या भी बड़ी बात है। दूसरा, CDS ने बिल्कुल क्लियर बोला कि भाई लाभ और हानि हम नहीं देखते, युद्ध के अंदर जीत देखते हैं। उन्होंने CDS ने सारी चीज़ें वही बोली जो ऑलरेडी पहले प्रवक्ता बोल चुके थे। बस वही है कि वो चीज़ उन्होंने अधिकृत रूप से वहाँ पे बोल की थी, एज CDS बोल दिया। अब आप कुछ भी समझें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान अपने मतलब कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सफल रहा। वो यही चाहता था और यही हुआ, ठीक है ना। और वो कोई ऐसी बात बोलता है, हमारे यहाँ खुशी मनाई जाती है कि ऐसे ऐसे ऐसे। सुबह न्यूज़ देख रहा था तो बिलावल भुट्टो को पत्रकार बोलता है कि भाई उनका जो भी सेना की हरकतों के बारे में एक मुस्लिम जो संवाददाता था या जो अधिकारी थे वो ब्रीफ कर रहे थे, ठीक है ना। और बोल रहे हैं कि उसकी चड्डी उतार दी, पैंट उतार दी, ये उतार दी, वो उतार दी। लेकिन ये नहीं सोचा कि भी उसने तो ये गेम खेला है कि यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का गेम आइडियोलॉजी के साथ में भारत के PM ने खेला कि संवाददाता एक मुस्लिम बैठाया, एक हिंदू बैठाया, ठीक है ना। वो हमारी अंदरूनी है कि हम लोग अपनी है जो एकता दिखा रहे हैं, वर्ड फॉर्म में जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमारी विदेश नीति फेल है।
अरे जिन जिन कंट्रीज़ को आपने खड़ा किया है, आपने मतलब आज़ाद करवाया, कुछ भी करवाया है, उसको सबको मतलब चीन ने अपने ग्रिप में ले लिया है। आपके पास में एक भी कंट्री नहीं है आपके साथ में, तो फिर क्या है कि हमारी है ही है। तो मतलब ये कहीं पर भी कुछ भी आप करो, सुधार हमें करना पड़ेगा। और सीडीएस के बयानों से मुझे ये भी लगता है कि उनके ये बयान भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से दिए। क्यों कि इस बयानों के दो अर्थ निकलते हैं कि एक के अंदर विदेश मंत्री के बयान का बचाव करना, और दूसरा जो 2 दिन में जो कमियां मतलब जो पाई गई है उसको सेना के ऊपर लेना, सेना के ऊपर लेना। यानी कि हमारी कुछ कमजोरी थी जो हमने 2 दिन में ठीक की, हमारी कमजोरी जो हमने 2 दिन ठीक की है। यानी कि वो विदेश मंत्री के उस बयान को कि वो प्रीमेचर में पहले से बता देता है, तब हमारे साथ में ये धोखा होता है, नहीं तो नहीं होता। वो उनको सपोर्ट करता है कि जो राजनीतिक बयान को छुपाना, दबाना, और सेना तो मोहरा बनी हुई है ही है। सेना का राजनीतिकरण जनरल हुड्डा ने 15 में बता दिया था कि मोदी जी ऐसा मत कीजिए, और उनके बयान सारे के सारे आज सोशल मीडिया के ऊपर तैर रहे हैं बिल्कुल। और इतना ज़्यादा राजनीतिकरण सेना का पहले कभी हुआ नहीं था। आगे आपकी जो भी है आपको बोले। अब आपको एक बहुत बड़ी मतलब वो सुनाता हूँ, आप सभी क्या सहमत है इसमें कि ऑपरेशन सिंदूर की याद के अंदर एक मतलब एकता स्मारक बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एकता स्मारक, जो एकता शो करने के लिए कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में, कच्छ में। पूरी बर्बादी हुई कश्मीर में, हमारे सिविलियन स्मारक एक कश्मीर में है, हमारे बंदे जो शहीद हुए वो कश्मीर में, सब कुछ कश्मीर में हुआ, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब भुगतभोगी पंजाब और राजस्थान रहा, जो मतलब 3 दिन और 3 रात जगता रहा, और कच्छ तक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो कहाँ स्मारक कहाँ बनेगा? भुज के अंदर। अब अगर ओपी प्रकम का सरकार की सही नीयत होती, सही इज्जत देनी होती, तो ऑपरेशन सिंदूर जहां मिटा था, आप उस जगह पे वो स्मारक बना सकते थे। आप उनको भी श्रद्धांजलि दे देते जिनका सिंदूर मिटाया गया। और जो हमारे इस ऑपरेशन के अंदर कोई अधिकारी तो शहीद नहीं हुआ, लेकिन एक एसएम साहब, एक सब इंस्पेक्टर और बाकी हमारे एनसीओ और जवान जो हुए हैं, तो वो जो 11 में से मतलब एक हमारा अग्निवीर भी है, ठीक है ना। अभी ये हमारा फर्ज बनता है कि क्या उस अग्निवीर ने तो अपना पूरा काम कर दिया। सेना में जब इनरोलमेंट होता है एक रिक्रूट, तो उसका आखिरी मुकाम होता है शहादत, आखिरी मुकाम शहादत। अब अगर वो रिक्रूट भर्ती हुआ है, ठीक है ना, और आखिरी मुकाम उसकी शहादत हो चुकी है, तो उसने तो अपना आखिरी मुकाम छू लिया। अब वो अग्निवीर कहाँ से रह गया भाई? वो तो सिपाही बन गया, वो उस 25% में आ चुका है जिसने अपनी शहादत दे दी है। अब अगर सरकार उसके घर वालों को, उसके पीछे सारी की सारी बेनिफिट सुविधाएं अगर वो नहीं देती है, जो कि उसने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कर लिया कंट्री के लिए, जो कि एक सैनिक करता है, चाहे वो अधिकारी हो, जेसी हो, एनसी हो, उसके बावजूद भी अगर उसको मतलब वो अगर अग्निवीर मानता है, अग्निवीर की तरह उसकी शहादत ट्रीट होती है, तो ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और ये अग्निवीर योजना आगे जाके क्या रंग लाएगी वो भी आप भविष्य में देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे साथ में ये है कि सबसे ज़्यादा अभी 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि सारे के सारे संगठन प्लीज़, तो सबसे ज़्यादा आपकी अनदेखी हुई है, जो आप रिजर्विस्ट है, जो बहुत कम बंदे बचे हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो पैसा नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, उसके बाद दूसरे आपके आते हैं प्रीमेचर की पेंशन जो है वो जितनी नौकरी की उतनी है ना। अगर एक हवलदार प्रीमेचर गया है तो उसको 24 साल वाले के बराबर तो नहीं दी ना, कि भी हवलदार गया तो 24 साल वाली में उसके साथ फिक्सेशन करना है। उसने जितनी की है, अगर मान लो वो प्रीमेचर गया 15 साल में,
तो उसका जो प्रीमेचर में जहाँ वो पेंशन आई है उसी के अनुसार उसका हुआ है, तो इनके साथ ही बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। फिर जितने भी इनवैलिड आउट है तो कितने बचे हुए हमारे जो इनवैलिड आउट है, तो इनके साथ भी ये 1 साल के अंदर मेरे साथ में वो 2 बंदे, एक तो कहा तो मैं अभी पीछे एक वीडियो लगा रहा हूँ जिनका अभी जस्ट एक पीपीओ आया है और अब इस महीने की तनख्वाह भी आई है, और एक हमारे मैंने पहले वीडियो में दिया था उनका पूरा बायोडाटा, हीरा राम जी बिश्नोई जो हमारे पास में है, पूरे 5 साल में 1 रुपये की बढ़ोतरी, 1 साल में 20 पैसे की बढ़ोतरी है। ये गणित क्या है? ये गणित अगर सरकार समझा दे हमारे को तो हमें समझ में आ जाए कि आखिर ओआरओपी है क्या चीज़ है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात उठती है हमारे हवालदार की। जितने भी हमारे हवालदार हैं वो पहले पुराने समय में सिर्फ ऑनरी नेक्सबारी मिलती थी, उसके बाद में एसीपी मिलनी शुरू हुआ, और एसीपी के बाद में एसीपी 2 वालों को बाद में एसीपी वालों को नेक्सबार के बराबर लेके चले गए ओआरओपी के अंदर। तो भाई अगर एक कलर सर्विस 24 वाला करके गया है और ऑनररी के अंदर है तो उसको कम से कम जो 2 एसीपी के साथ के जो हवलदार हैं उनके बराबर तो उनकी पेमेंट हो। आप 26 वाले के साथ मत करो, नायकदार के साथ मत करो, लेकिन जो हवलदार 24 साल करके एसीपी लेके आया है तो ऑनररी हवलदार को भी कम से कम उस एसीपी के हवलदार के बराबर तो कर दो। ये तो कम से कम ये सबसे बड़ी उनके साथ में ज्यादती है। और क्या है, वो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये कम ले रहे हैं उनसे। लेकिन आखिर बोलने क्या, हम तो यहाँ अपने अपने संगठन में अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं, कहीं किसी का कोई एजेंडा तो कुछ है नहीं। और नेशनल लेवल पे हम बन भी गए हैं तो बनने से भी क्या होता है, हमारा एक्शन न तो आगे कहीं जाता है, आगे जब सुनवाई होगी तो हम देखेंगे क्या। वही तो वही राजीव गांधी जी वाला भाषण हो गया, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। वो आज अभी भी सरकार में भी यही चल रहा है जो राजीव गांधी की सरकार में, यानी कि वो उसमें ये एक कोट था, तो ये कोट अभी भी है कि हम देख रहे थे, देख रहे हैं, देखेंगे। और ये सरकार हमेशा ही पहले एक्सपेरिमेंट करती है कि ये करते क्या है आखिर, और इस एक्सपेरिमेंट में जब रिएक्शन आता है तो उसके ऊपर वो फैसला लेते हैं। हमारा 1% डी दिया, कोई बोला नहीं। हमारी पेंशन हटाई, कोई बोला नहीं। हमारा फौज के साथ से रेगुलर के साथ में डीआर अलग किया पेंशनर्स का, कोई बोला नहीं। ये हमारा नहीं बोलना हमारी आफत बनती जाएगी, और जो आप नहीं बोलोगे वो आपको फिर वो लागू करेंगे, पता है उनको। और जब उनको ये पता है कि सारे बंदे ही आज हमारे ही सब पिट्ठू ही है, हमारे गवर्नमेंट के पिट्ठू है, तो उनको डर किस चीज़ का आदेश पारित करने में। जब हमारे ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हैं कि पेंशन बढ़े न जाए भाड़ में, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम पहले है देश में, वो सैनिक नहीं है। सैनिक होता, सैनिक के लिए तो वर्दी धर्म है उसका। हमने तो गीता पे कसम खाई थी कि देश हमारा धर्म है, मातृभूमि हमारा धर्म है। अब ठीक है, समाज में बैठे हैं तो कास्टिज्म है, तो उसके अंदर जैसी हमारी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन हम देश को आज मतलब इतने सालों में 30 साल 34 साल नौकरी करने के बाद में हम अब धर्म पे आ जाएंगे। तो फिर हमने वो गीता पे कसम खाई थी, तिरंगे झंडे पे कसम खाई थी, वो क्या खाई थी, ये तो शर्म वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए मैं नहीं कह सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ये इनवैलिड आउट एक बंदा है, जिस बंदे को ओआरओपी 1, 2, 3 और 3 को भी जुलाई से अभी तक 25 जुलाई 1 साल होने जा रहा है, और 24 से 25 से मतलब जुलाई भी निकल चुका, साल से ऊपर होने जा रहा है। अब समझ से बाहर है कि 1, 2, 3 के बाद में इनको है जो बिल्कुल अचानक ही एक नया पीपीओ मिलता है, और उनको अप्रैल में जो पेंशन मिली थी वो 18,807 मिली थी, और मई में उनको बेसिक पेंशन 14,557 मिली है 55% डीआर के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो बेसिक पेंशन जो थी 18,807 से 14,557 कर दी है। ये इनवैलिड आउट सोल्जर है। तो आप सोचिए कि ये मतलब जो हमारा इस पर क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, किसके साथ कैसे हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। कोई कॉमन मतलब सीधा नहीं कि कॉमनली बंदों के साथ में ये होगा।
सीधा इंडिविजुअल को पकड़ देता है और रगड़ लेता है, उसके बाद में जाओ कोर्ट में मरो और रोते रहो। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इसके लिए मतलब पूरे जो संगठन है वो आगे आएँ, आवाज़ उठाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ओआरओपी 3 में फिक्सेशन हो चुका है, उसके बाद में 1, 2, 3 में कहा गया कि हाई लेवल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो भी हाई ले रहा था उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।